खादिम हुसैन के दस्ते खाकी की बेहुरमती का मामला, असल हकाइक क्या है? कराची में टारगेट किलिंग शुरू, किसे निशाना बनाया गया है? रात गए एमक्यूएम के दफ्तर पर हमले की खबर या अफवाह गर्दिश करती रही? सिपाही साहबा पर भी हमला हुआ, लेकिन कहां पर हुआ? जरदारी ने वक्त दिया, लेकिन किसे वक्त दिया? भाईजान और भाई जी आमने सामने मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, बात हुई, क्या खेले? खान का आशिक जवाब दे दिया और एक वकील की साहबजादी का मामला और बड़ी कबायली लड़ाई, यह मामला क्या है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक तहलका अंगेज खबर, लेकिन उन तमाम तहलका अंगेज खबरों में कि कराची में क्या फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और किसे निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन कर मारने का सिलसिला कहां पर शुरू हुआ है, और उसके साथ साथ खादिम हुसैन साहब के हवाले से जो खबर आ रही है, खादिम हुसैन रिजवी तहरीके लब्बैक के बानी जिनके बेटे इस वक्त लापता हैं, उनके दस्ते खाकी के हवाले से क्या खबर आ रही है? रात गए एमक्यूएम के एक दफ्तर पर हमले की इतला क्या मौसूल हुई? इस पूरी तफसीलात के साथ हम आपको आगाह करने वाले हैं, लेकिन इन सब के लिए हमेशा की तरह शर्त पहले यही है, आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे दीगर चैनल्स बंद है, तो आपको खबरें इसी पर मिल रही हैं, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डरिए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और बड़ी और अहम खबर से करते हैं। सबसे पहले उस मामले की तरफ चलते हैं जो बहुत दिनों से चल रहा है, यानी कि एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात, वो इख्तलाफात के जो इस वक्त इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि एमक्यूएम के मरकज यानी कि आरजी मरकज जिसे वो करार देते हैं बहादुराबाद, वहां एमक्यूएम पाकिस्तान तो आ रही है लेकिन पीएसपी का फैक्टर नहीं आ रहा। दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता बड़ी सतह पर राब्ते कहीं ना कहीं जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो राब्ते नीचे जमीन पर लोगों को नजर नहीं आ रहे। मगर अब उसमें एक नई चीज आई है। गुज़िश्ता रात एक बहुत अहम जो है वो खबर सामने आई कि एमक्यूएम के एक एमपीए के वालिद, जो कि खुद भी माजी में एमक्यूएम के एमपीए रह चुके हैं, नसरीन जलील साहिबा के रिश्तेदार करार दिए जाते हैं, उनका इंतकाल हो गया। इस इंतकाल की खबर के फौरन बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द और खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ साथ फिर कौन, उसके साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी बाद में वहां पर पहुंचे, लेकिन पीएसपी का फैक्टर रात गए वहां नहीं पहुंचा। मगर अगले दिन की एक अहम इतला हुई। आज यानी कि 20 अक्टूबर को उनके नमाजे जनाजा की अदायगी होनी थी और उस नमाजे जनाजा की अदायगी में दो लोग बड़े ही सबकी नजरों में रहे। सबसे अहम नजर रही कामरान टसोरी साहब यानी भाईजान, और दूसरी ताबते रफ्ते अनीस कामखानी साहब यानी भाई जी। अब लोग इसी नजरों में थे कि क्या दोनों की मुलाकात होती है और दोनों की मुलाकात में क्या उसी तरीके की गर्मजोशी देखी जाती है जो माजी में रही। आपको याद होगा कि कामरान टसोरी साहब अपने हर प्रोग्राम में अनीस कामखानी साहब को साथ बिठाते रहते और मुख्तलिफ बातें करते रहें, उनके मुतालिक उनकी तारीफें भी करते रहें और सब कुछ मतलब वो होता रहा है सिलसिला। लेकिन अभी गुज़िश्ता ये जो 15-20 दिन का वाकयात रोनुमा हुए हैं, उसमें इनका ये पहला पब्लिक, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पहला पब्लिक के सामने उन दोनों का इंटरैक्शन था और जाहिर है सबकी निगाह, पूरी एमक्यूएम की निगाह और कैमरों की निगाहें भी उन तमाम लोगों को देख रही थी। अब मामला ये था कि उस वक्त एमक्यूएम के जो लोग कल आए थे यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब कल आए थे, लेकिन आज वो लोग नहीं आए। अब सूरत हाल यहाँ ये एक नए शक्ल के इख्तियार की है और मामला ये हुआ है कि अब इस सारी सूरत हाल में कि दोनों का आमना सामना का इब्तदाई तौर पर जब दोनों आए तो दोनों अलग अलग काफिलों के तौर पर आए। पिछली बार जब काफिलों में आते थे अलग अलग, तो उसके बाद कामरान टसोरी साहब खास तौर पर, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अनीस कामखानी साहब को अपने साथ लेकर साथ खड़ा करते थे। इस बार जो है जब ये दोनों साथ वहां पर हुए तो एक जो जहां पर नमाज जनाजा की अदायगी होनी थी वो जगह बहुत ज्यादा तंग थी, यानी कि जहां पर सिर्फ 3 से 4 छोटी सफे बन सकती थी। अब वहां पर यह हुआ कि इनका इंटरेक्शन हुआ, हेलो हाई जरूर हुआ, लेकिन उस तरह की गर्मजोशी के मामला नहीं हुए। अब वहां पर मामला क्या हुआ, वहां पर भाईजान यानी कामरान टसोरी साहब
पहली सफ में खड़े हुए और अनीसा खानी साहब दूसरी सफ में खड़े हुए। अच्छा, अभी बज़ाहिर इस तरीके से लगा कि जो माहौल था उसमें यह लगा कि दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर इग्नोर भी नहीं किया और मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ उस तरह भी एडजस्ट नहीं हुए, लेकिन अलबत्ता ये जरूर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि जनाब हाँ, मामला अभी दोनों के इस हद तक नहीं पहुंचे कि दोनों अलहदा अलहदा तौर पर मौजूद हो। तो अब लेकिन सवाल यही था कि यहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान के दीगर एमपीएस भी मौजूद थे, वो एमपीएस जो पीएसपी के प्रोग्राम में नहीं जाते और पीएसपी के वो एमपीएस भी मौजूद थे जो एमक्यूएम के प्रोग्राम में नहीं जाते, लेकिन यहां पर दोनों जो है वो एक साथ मौजूद थे। अब ये आ गई एक बड़ी खबर और उसके बाद अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर और उससे भी ज्यादा अहम खबर जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है और जिसमें ये कि जो मामलात हुए थे साद रिजवी के साथ यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, 7 अक्टूबर से उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। 10 अक्टूबर को उन्हें मार्च के लिए निकलना था यानी जुमे के रोज निकलना था और उसके 3 दिन के बाद मुरीद के में उनके खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन के बाद से साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब दोनों लापता हैं, यानी कि दोनों के बारे में अब तक कुछ भी मालूमात नहीं हो सकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। 3 दिन पहले ये खबर आई कि जनाब वाला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने के लिए पंजाब हुकूमत वफाक से सिफारिश कर रही है। दूसरी तरफ कल से यह खबर बहुत ज्यादा बाज़गश्त आना शुरू हुई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज यानी कि मस्जिद रहमतुल आलमीन और उसके साथ जो कि खादिम हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक के बानी जो थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं इस वक्त मौजूद सरबराह साद रिजवी साहब के वालिद जिनका मज़ार वहां पर मौजूद है, इस हवाले से खबरें आती रही कि जनाब मस्जिद रहमतुल आलमीन को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जा रहा है, सील कर दिया जा रहा है और ये अफवाहों ने गर्दिश करना शुरू कर दिया कि क्या खादिम हुसैन रिजवी के जस्ते खाकी को वहां से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है। तो अब उस हवाले से खबर क्या है और असल हकायक क्या है, ताहाल जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं आज 20 अक्टूबर है, ताहाल इस हवाले से कोई भी ऐसा अमली कदम नहीं बढ़ाया गया। अलबत्ता ये खबरें नहीं बल्कि ये अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश करती रही कि जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब के जस्ते खाकी को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जब 20 तारीख की गुफ्तगू कर रहा हूं 20 तारीख तक इस तरह का कोई मामला कोई ऐसी सूरत सामने नहीं आई है कि उनके जस्ते खाकी को वहां से निकाला गया। बाकी अफवाहें ज़ाहिर है बहुत सारी होती हैं और हमारा काम आपको तस्दीक शुदा खबर तक लेके जाना होता है, इसीलिए ज़ाहिर है आपका हम तर एतबार है और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर यह कि जरदारी साहब के हवाले से ये खबर आई कि जरदारी साहब ने जब सीओसी की मीटिंग हुई तो उसके बाद जरदारी साहब ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जनाब वाला हमने अब वफाकी हुकूमत को 1 महीने का वक्त दिया, यानी कि जरदारी साहब ने वफाकी हुकूमत को सबको फैसला सुनाया कि जनाब मैंने कह दिया कि मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ। क्या वाकई में जरदारी साहब ने दिया है? जी नहीं, ये खबर इस वक्त प्रोपगेट की जा रही है। जो इनके दरमियान मामला चल रहे हैं और हालात की जो संगीनी चल रही है उसके मुताबिक ये इतलात नहीं है। वहां पर ये बात जरूर की गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शिकवे शिकायतें जरूर की है, लेकिन ताहाल ये फैसला पहले से हो चुका था और 1 महीने बाद दोबारा इस इजलास की बात हो रही है। लेकिन मेरे पास ये इतलात आई है कि अगला जो ये इजलास है वो दिसंबर में होगा और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के हवाले से जो तकरीब मुनक्किद की जाएगी उस वक्त ये इजलास मुतवक्किल होगा। ताहाल इस हवाले से कोई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। लेकिन जहां पर ये बात कर रहे हैं दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने फिर हमले शुरू किए और मरियम नवाज साहिबा ने आज जो पब्लिक गैदरिंग की उसके अंदर उन्होंने फिर खिताब करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया जनाब ये सूरत हाल जो है वो हम किसी से पैसे नहीं लेंगे और ये फिर उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बात कही कि जो उनके बात था और उस पर ये मरियम नवाज साहिबा बार बार इस तरह का स्टेटमेंट देती रही है कि जनाब हम पैसे नहीं लेंगे और ये टॉन्ट करती है कि बिलावल भुट्टो पर ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो बिलावल भुट्टो पर वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में जो तकरीब की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, जनाब मैं तो जो है हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारा तो इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है, यानी कि कराची से लेकर कश्मीर तक उन्होंने इतनी तरक्की कर दी है कि अब वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला तो इंटरनेशनल हो रहा है। जब अल्लाह अक्ल सलीम देता है तो फिर बस कैसे देता है ये इसका फैसला बहरहाल आप कीजिएगा। अगली खबर और हम सिलसिले का शुरू करते हैं। कराची शहर के अंदर एक बार फिर टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है और ये टारगेट किलिंग्स बाकायदा चुन चुन कर की जा रही है। आज सिपाही साहबा के 2 अहम कारकुनान को बाकायदा उनका जो मरकज है यानी कि मस्जिद सिद्दीक अकबर जिसे कहा जाता है तो वहां पर आकर बाकायदा तौर पर दुकान में मौजूद 2 अफराद
रात को निशाना बनाया गया। यानी सिपाही साहबा के 2 अहम कारकुनान को बाकायदा, यानी मस्जिद सिद्दीक़ अकबर जो कि बड़ा मरकज़ तस्वुर किया जाता है सिपह साहबा का, उसके साथ ही मुख्तलिफ दुकानें हैं, उन दुकान में आकर बाकायदा उन्हें टारगेट किया गया। बहुत ही रशी एरिया कहलाता है वो, बहुत ज़्यादा रश एरिया है। अगर आप फुटेज देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि 2 अफराद आते हैं, स्कूटर के अंदर आते हैं और आकर वो बाकायदा उस वक्त अपने पिस्टल को चंबर खींचते हैं और चंबर खींचने के बाद उनकी एक गोली फंस जाती है और उसके बाद वो वहां से फायर करते हैं और फायर कर वो आराम से चले जाते हैं। मेरी पुलिस के आला अफसरान से गुफ्तगू हुई है, उन आला अफसरान का जो इस मामले की तहकीक कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये मामला इब्तिदाई तौर पर पुलिस को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये एक टारगेट किलिंग का वाकया है कि जिसमें मजहबी हवाले से टारगेट किलिंग की गई है और उस टारगेट किलिंग के पसे पर्दा क्या हकाइक हैं ये इस हवाले से आगे चलकर मालूम होगा। सिपाही साहबा ने इस हवाले से अपना शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अब क्या टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर से शुरू है? आपको याद होगा एक जमाने में ये सारा सिलसिला बड़ा ही अहम रहा है। अच्छा, इसी रात को, एक रात पहले यानी कि 19 और 20 अक्टूबर की रात को एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश करने लगी और वो एक खबर थी कि एमक्यूएम के क्या खोखरापार में मौजूद यूनिट ऑफिस पर हमला कर दिया गया है। ये इतला पूरी एमक्यूएम में सनसनी फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा और पूरे शहर के अंदर सनसनी फैल गई कि आखिर एमक्यूएम के अंदर ये क्या मामला हुए हैं कि एमक्यूएम के यूनिट ऑफिस पर हमला किया गया। इब्तदाई तौर पर ये खबरें आई कि जनाब वहां पर गोलियां चलाई गई हैं, फिर ये खबर आई कि वहां पर शदीद फायरिंग हुई है। लेकिन जरा जो लोग खोखरापार की उसको जानते हैं उनको मालूम होगा कि वहीं पर आगे एक कम्युनिटी और रहती है, तो वहां पर कुछ क्रिकेट के मैचेस के हवाले से और कुछ और हवाले से तनाजात हुआ था और जब वो तनाज़े हुए तो वहां पर मुख्तलिफ तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुख्य लाठियों का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें एमक्यूएम के दफ्तर को भी निशाना बना। लेकिन ये कोई बाकायदा तौर पर जो अफवाह चली थी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये बाकायदा एमक्यूएम के दफ्तर पर कोई पर्टिकुलर हमला नहीं था, बल्कि ये अफवाह सिर्फ इस तरह से चल गई कि एमक्यूएम के दफ्तर मलिर पर जो है वो नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। लेकिन ये हमला वहाँ का इलाकाई मामला था, आपस के 2 ग्रुपों के दरमियान एक मामले पे इलाका में जो हो जाता है, मोहल्ले की जो सियासत होती है उसमें हुआ था और उस पर वहाँ पर मुक्के लाठियां वगैरह जो मुख्तलिफ घरों पे चले थे उसी में उसको भी निशाना बनाया गया। लेकिन कोई बाकायदा उस हवाले से हमले की इतलात मौसूल नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता मैंने आपसे कहा कि रात भर ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि एमक्यूएम के किसी दफ्तर पर हमला हुआ है। तो एक खबर तो हमारे पास ये। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है खान के आशिक के हवाले से। जनाबे वाला खान का आशिक जो है वो इस वक्त अपनी कुर्सी संभाल चुका है, यानी कि वजीर आला केपीके के तौर पर वो इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब बैठ चुके हैं। आज उनका फैसला बड़ा ही जेर गर्दिश रहा और वो इस हवाले से रहा था कि वफाकी हुकूमत ने केपीके गवर्नमेंट को उस वक्त बहुत सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी। अब इन्होंने ये कह दिया है कि जनाब ये गाड़ियाँ हम वापस कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेकार गाड़ियाँ हैं, बोगस गाड़ियाँ, और हम इन तमाम गाड़ियों को वापस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे वफाक के ऊपर, और खासतौर पर क्योंकि ये गाड़ियां मोहसिन नकवी साहब ने दी थी, मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक आपको मालूम है कहां से, तो बहुत सारे लोग इस खबर को भी इस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ये मोहसिन नकवी साहब और किसी को पैगाम दिया गया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस दी जा रही है। तो केपीके के वजीर आला ओहदा जरूर संभाल चुके हैं, काबीना अभी तक नहीं बन सकी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान से केपीके के वजीर आला की ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी है, और इस मुलाकात के लिए उन्हें फिर वफाक के पास जाना पड़ेगा, उन्हें उससे ऊपर मुक्तदरा हलकों के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर ये मामला हल होगा। और फिर उन्हें जब जाने दिया जाएगा और उसके बाद फिर काबीना बनेगी, तो उसके बाद फिर काबीना का सवाल उठा जाएगा। तो अभी फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत जो है वो हिलजुल का शिकार है, ताहाल अभी तक वहाँ पर इस बात का फैसला नहीं हो सका कि काबीना किस तरीके से बनेगी। अलबत्ता इश्क इमरान ने वो बेतहाशा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ज़्यादा दीजिएगा। अल्लाह के बाद।